आज देखेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का हम लोग उपयोग कैसे करेंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम लोग अकाउंट में रिकॉर्ड को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का प्रयोग हम लोग करते क्यों हैं। देखिएगा, कहता है द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, यानी कि अकाउंट को मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की आवश्यकता होती है। दीज कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूट द वेरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ऑल द concepts have been developed over the years from experience and thus they are universally accepted rules. Following are the various accounting concepts that have been discussed in the following section. इसका मेन उद्देश्य है कि लेखा रिकॉर्ड में समानता और स्थिरता बनाए रखना। हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं उसमें हमेशा तालमेल बैठा रखना, समानता रखना, स्थिरता रखना, ये अवधारणाएं लेखांकन का आधार बनाती है। यानी कि हम लोग जो भी लिखेंगे ये अवधारणा जो है उसका आधार बनाता है अकाउंट लिखने के लिए। सभी अवधारणाओं को वर्षों से अनुभव से विकसित किया गया है। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं इस सब को कई साल तक अकाउंटेंट लोग एक्सपेरिमेंट किए हैं। किस अवधारणा से क्या होता है बिजनेस में, किस कॉन्सेप्ट के माध्यम से किस ट्रांजैक्शन को हम लोग क्लासिफाई करेंगे, तो ये अवधारणा हो गया। और इस प्रकार से सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत नियम बनाया गया। ये इस सब को नियम के रूप में स्वीकृत किया गया है। कई सालों इस पर प्रैक्टिस किया गया कि इससे क्या होता है, कुछ नया कॉन्सेप्ट लगाया गया, उस कॉन्सेप्ट से क्या होगा, तो इसको लगाया गया। निम्नलिखित लेखांकनों पर चर्चा की गई है। विभिन्न लेखांकन अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। हम लोग यहाँ से देखेंगे अब कॉन्सेप्ट के बारे में कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट बिजनेस को चलाता है और कौन सा कॉन्सेप्ट ओनर को बताता है, कौन सा कॉन्सेप्ट बताएगा ट्रांजैक्शन है और कौन सा कॉन्सेप्ट बताएगा इवेंट है। तो ये हम लोग कॉन्सेप्ट के माध्यम से देखेंगे, समझेंगे कि अकाउंट जो लोग लिखेंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे, तो जर्नल अकाउंट, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, लेजर, बैलेंस शीट, ये सब हम लोग बनाएंगे आगे। तो वो किस कॉन्सेप्ट के आधार पर बनाएंगे, कौन से कॉन्सेप्ट कहता है, इसे क्या कहता है। तो आइए, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। जब आप एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप एज ए ओनर होते हैं, आप उसमें कैपिटल लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं। बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, आप कहते हैं कि बिजनेस मेरा है, लेकिन बिजनेस ये नहीं कहता है कि मालिक मेरा है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, आपको इससे पहले भी हम बताए थे कि ऐसे व्यक्ति को बिजनेस नहीं करना चाहिए जो बिजनेस का कैपिटल लेकर के खर्च कर लेते हैं सेल्फ में। वो व्यक्ति बिजनेस में हमेशा फेल्योर हो जाते हैं। वो सोच लेते हैं कि बिजनेस मेरा ही है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट उसी को क्लियर करने आपके सामने आया है कि आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो बिजनेस आपका नहीं है। आप बिजनेस में कैपिटल लगाए तो आप उसे भूल जाइए। बिजनेस आपको समझता है कि एक कर्जदार व्यक्ति है, आप उसे कर्ज दिए हैं। अब बिजनेस आपको प्रॉफिट निकाल कर दे या लॉस निकाल कर दे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मालिक और व्यापार दोनों अलग अलग होते हैं। इसमें क्या कहता है देखते हैं। दिस कॉन्सेप्ट एज्यूम दैट फॉर अकाउंटिंग पर्पस, इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग अकाउंटिंग पर्पस से किया जाता है। द बिजनेस इंटरप्राइज एंड इट्स ओनर आर टू सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटीज। यहां पर क्या रहा है, बिजनेस इंटरप्राइज एंड इट ओनर्स आर टू सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटीज। दोनों ही सेपरेट है
अलग अलग है लेकिन दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। व्यापार डिपेंड है ऑनर पे, ऑनर डिपेंड है व्यापार पे। अब बिजनेस को स्टार्टिंग करने का मेन पॉइंट, बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने का मेन पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं, ये जो मेन कॉन्सेप्ट बता रहे हैं अभी बिजनेस एंटिटी, यही आपको बिजनेस को ग्रो करता है। इस कॉन्सेप्ट को यदि आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप करोड़ों रुपए लगा लीजिए बिजनेस में, बिजनेस आपका हमेशा लॉस में ही जाएगा, हमेशा लॉस में जाएगा। चाहे आप कितना भी माइंड से बिजनेस को ग्रो कर लीजिए, यदि इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं तो बिजनेस आपका हमेशा लॉस में जाएगा। लेकिन जो भी एक एक्सपर्ट बिजनेसमैन अभी बिजनेस चला रहे हैं, वो सभी इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, तभी उनका बिजनेस ग्रो करता है। यदि वो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करेंगे तो बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। बिजनेस अच्छा खासा चलेगा लेकिन उसमें हमेशा नुकसान दिखाएगा, हमेशा लॉस दिखाएगा, बिजनेस में हमेशा लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों क्या कह रहा है बिजनेस एंटिटी कि मालिक अलग है और बिजनेस दोनों अलग अलग है। अब अलग कैसे है, इसका खासियत क्या होगा, आइए देखते हैं। Thus the business and personal transaction of its owner are separate। कहता है बिजनेस का अकाउंटिंग और पर्सनल ट्रांजैक्शन दोनों का अलग अलग सेपरेट होगा। बिजनेस का ट्रांजैक्शन हम लोग करेंगे, वो ट्रांजैक्शन अलग होगा। हम जो अपना पर्सनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो दोनों अलग अलग होगा। अपने पर्सनल ट्रांजैक्शन को बिजनेस में हम लोग नहीं जोड़ेंगे। आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द ओनर इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस, जब मालिक बिजनेस में कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, इट इज रिकॉर्ड एज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू द ओनर। बिजनेस क्या करता है, वह अपने अंदर उस रिकॉर्ड को लायबिलिटी के रूप में रिकॉर्ड करता है टू द ओनर्स, जो ओनर दिया है। बिजनेस ये मानता है हमेशा कि हमें कर्ज मिला है कहीं से, क्योंकि आप भी बिजनेस में रुपये जब अमाउंट लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, तो आप इस उम्मीद से लगाते हैं कि हम आज 1 करोड़ लगाए हैं तो कल हमें 1 करोड़ 1 लाख का प्रॉफिट हो, 1 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए। तो आप क्या किए, आप बिजनेस में लगाए हैं एज ए इन्वेस्टर्स के रूप में, उसमें लगाए हैं आप रिटर्न के उम्मीद से जो प्रॉफिट होगा हमें। तो वो बिजनेस क्या कर रहा है कि आपको 1 करोड़ पूंजी तो बता ही रहा है कि आपका 1 करोड़ पूंजी है, और साथ में कह रहा है कि लीजिए ये आपका 5 लाख रुपए फायदा हुआ 1 साल में। तो ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कह रहा है। आगे देखते हैं इसी में, सिमिलरली व्हेन द ओनर टेक्स अवे फ्रॉम द बिजनेस कैश एंड गुड्स फॉर हिज हर पर्सनल यूज, जब मालिक कैश या गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से लेता है, इट इज नॉट ट्रेड एज बिजनेस एक्सपेंस। कहता है इट इज नॉट ट्रेड एज बिजनेस एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल, आप एक किराना की दुकान चला रहे हैं, घर पे ही दुकान चल रहा है या कहीं मार्केट में ही दुकान आपका चल रहा है। घर पे कोई गेस्ट आए, घर से फोन आया, ए जी थोड़ा चावल लेते आइएगा ना, थोड़ा पापड़ तिलौड़ी भेज दीजिएगा। तो आप क्या किए, उसी में से लेकर के, दुकान से ही लेकर के आप घर में सप्लाई कर लिया। तो आप बिजनेस से ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप वो पर्सनल यूज कर रहे हैं, वो बेच नहीं रहे हैं, क्योंकि आप उसके लिए पैसा नहीं रख रहे हैं काउंटर में, गला में। यदि आप जो रेट पर वो कस्टमर को सेल करते हैं, उसी रेट के हिसाब से जो भी आप गुड्स उसमें से लेते हैं, सामान के लिए गुड्स होता है माल, तो गुड्स यदि आप अपने दुकान से निकालते हैं और उसके बदले में जितना पैसा आप कस्टमर से लेते हैं अपने पॉकेट से निकाल कर उस काउंटर में रख दिए, तो वो एज ए ट्रेड सेल हो गया। यदि आप वो पैसा उसमें न रख करके सीधे सामान लिए और घर पे पहुंचा दिए, या मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, घर में ही कुछ राशन घट गया, घर पे ही दुकान है, तुरंत इधर चूल्हा जल रहा है,
तुरंत जाके सामान निकाल कर ले आए चूल्हा में, मतलब जो भी बना रहे हैं उसमें आप डाल दिए, तो वो क्या है, एज ए पर्सनल यूज, इज नॉट ट्रेड। वो ट्रेड नहीं हो रहा है, व्यवसाय नहीं हो रहा है, बिक नहीं रहा है सामान, वो आप क्या किए, पर्सनल यूज कर लिए। अब मान लीजिए आप एक 25 केजी का चावल लाए बेचने के लिए, फॉर एग्जाम्पल वो 50 रुपये केजी बिक रहा है, तो 25 रुपये केजी आप लाए, तो एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको 48 रुपये किलो दिया होगा, तो 1200 रुपये का आपका वो चावल हुआ होगा एक पैकेट। आप उसे बेचेंगे 50 रुपये, तो प्रॉफिट कितना होगा, 50 रुपये का। यदि आप उसमें से 2 केजी चावल ले गए अपने पर्सनल यूज के लिए, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। 50 रुपये जो हमको प्रॉफिट होता वो तो गया गया, 1 केजी चावल और हम बेचते तो उसका मेंटेन होता पूरा उसका। यदि 1 केजी चावल बच गया और 24 केजी बेच दिए 50 रुपये, तो जो आप सामान खरीद कर लाए हैं उस रेट तक आप मेंटेन कर पाते हैं कि 1200 रुपये आप कमा लिए। अब 1 केजी चावल और बेचिएगा लास्ट केजी, तो आपको 50 रुपया क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यह हुआ बिजनेस। लेकिन बिजनेस एंटिटी में कह रहा है कि यह काम नहीं करना है आपको। यदि आप पर्सनल कोई भी यूज करते हैं बिजनेस से सामान लेकर के, अपने दुकान से लेकर के, तो उसको आप अपने दुकान से लीजिए ही नहीं। यदि लेते हैं तो आप उसमें पैसा दे दीजिए। यदि आप वो भी ले लिए, नहीं पैसा दिए, तो उसको लिखिए पर्सनल यूज, नॉट ए ट्रेड। यानी कि उसको हम सेल नहीं किए हैं, बेचे नहीं है। ये नहीं कि सामान हम बेच दिए, अब एंट्री खोजते हैं कि इसमें कहाँ गया सामान, इसका प्रॉफिट कहाँ गया, नुकसान कहाँ गया, कैसे दिखेगा इसे प्रॉफिट और नुकसान। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको ये कहता है कि आप जो भी पर्सनल यूज करेंगे उसको आपको अलग ले लेना है। जैसे अभी चावल ही बताए कि 25 केजी का चावल लाए और बेचने के लिए 1200 रुपये खर्च किए थे, खरीद कर लाए थे 1200 रुपये में। आप 2 केजी चावल निकालिए तो कितना नुकसान हुआ, 100 रुपये का। तो अब जो आपको उसमें प्रॉफिट ही प्राप्त करना है, तो आप 100 रुपये उसमें से पहले माइनस कर दीजिए कि हम सामान खरीद कर लाए हैं गुड्स 1100 रुपये का, आप लाए 1200 रुपये का, लेकिन उसको बताना पड़ेगा हम 1100 रुपये का ही लाए हैं। 100 रुपये का गुड्स हम पर्सनल यूज कर लिए, अपने यूज के लिए आए, क्योंकि बिजनेस आपको नहीं पहचानता है कि हमारा मालिक साहब आए तो पैर छूकर प्रणाम करेंगे। ये बिजनेस नहीं कहता है। आप बिजनेस को डेली अगरबत्ती दिखाइएगा, धूप दिखाइएगा, पूजा पाठ कीजिएगा बिजनेस के लिए, लेकिन बिजनेस आपके लिए कुछ नहीं करेगा, एक चाय तक नहीं पिलाएगा। अगर चाय भी पिला रहा है 5-10 रुपये का, तो वो भी आपको लिख देगा पर्सनल यूज। जैसे कि आपको हम 1200 रुपये दिए मार्केटिंग करने के लिए, और आप क्या किए, चावल खरीद कर लाए, 1100 का हमको दे दिए और 100 रुपये का सामान आप खरीद रहे या खर्च कर लिए, तो आप हम दिए आपको 1200 रुपये, आप हमको 1150 का गुड रिटर्न किए हैं, तो 100 रुपये मेरा कहाँ गया। अब खा गए तो आपको हम खाने के लिए तो नहीं बोले थे, आपको पर्सनल यूज के लिए तो नहीं बोले थे हम, जो आप खा लिए। तो मेरा क्या है, हम आपसे 1200 रुपये लेंगे, आप खा लिए, आप जानिए 100 रुपये आप कहाँ से दीजिएगा वो आप दीजिए, क्योंकि हम तो आपको 1200 रुपये दिए थे ना, और आप हमको दे रहे हैं कितना का गुड्स दे रहे हैं, 1100 रुपये का गुड्स दे रहे हैं रिटर्न करके। तो ये वहां पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से आप जो भी पर्सनल यूज करेंगे उसको अलग लिखना है, और जो ट्रेड करेंगे वो ट्रेड में लिखाएगा ही लिखाएगा। आगे फिर देख रहे हैं, thus the accounting records are made in the books of accounts from the point of view of the business unit and not the person owning the business। यहाँ पे कह रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में हम इसका रिकॉर्ड करेंगे। आप जो पर्सनल यूज कर लिए उसको हम लिखेंगे कि मालिक ले गए पर्सनल यूज के लिए। आप मान लीजिए एक अकाउंटेंट है किसी दुकान में, भर दिन दुकान चला और 4 बजे शाम में मालिक आया, बोला कि तुम दो हमको रुपया 5000 भोज खाने जाना है ना, या कुछ एक्सपेंस करना है, खर्च करना है, हमको 5000 रुपये दो। आप भी तो बिजनेस चला रहे हैं, भर दिन आप लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर लिए हैं, लेकिन मालिक को आप 5000 रुपये दे दिए पहले। जब मालिक शाम में हिसाब पूछेगा तो क्या कहिएगा, कितना रुपए का ट्रांजैक्शन है,
इतना का सामान सेल किए हैं। यदि आपसे वो रुपया मांगेगा तो 5,000 रुपये कहाँ गया, वो तो ट्रांजैक्शन दिखेगा। तो उसको आप कैसे लिखिएगा, तो उसको लिखिएगा पर्सनल यूज के रूप में, कि मालिक के लिए पर्सनल यूज इतना किया गया है, तो वो पर्सनल यूज में चला जाएगा बिजनेस में पैसा। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो आपका बिजनेस कभी फेल नहीं होगा, कभी नहीं। चाहे आप 1 रुपये ही ट्रांजैक्शन आज किए हैं, 1 रुपये का ही सामान बेचे हैं, बिजनेस का पूंजी बिजनेस में हमेशा लगा रहेगा। अब ये नहीं कि आज आप 500,000 रुपये का सामान बेचे, कहीं 200 का खर्चा हुआ तो अपना पैसा 200 से निकाल लीजिए और अपना खर्च कर लीजिए कहीं भी। तो ये पहले ही बताए थे कि ऐसे लोग बिजनेस नहीं करना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट पूरे कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको अकाउंट के रिकॉर्ड लिखने में सहायता करेगा हमेशा। आगे बढ़ते थोड़ा सा, यहां तक देख लिए, दिस कॉन्सेप्ट इज द वेरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग करने के लिए। आगे जो कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है जब तक मालिक बिजनेस से चुंबक की तरह अलग नहीं होगा तब तक बिजनेस को ग्रो नहीं करने देगा, कभी नहीं। क्योंकि चुंबक की तरह से चिपका रहेगा। जो भी खर्च आज इनकम हुआ शाम में ले आप पॉकेट में रखेगा और चल देगा घूमने के लिए, ना जाएगा मार्केटिंग करेगा, खाना पीना खाएगा, रेस्टोरेंट में जाएगा, होटल में जाएगा, खर्चा कर लिया, हो गया। अब क्या हुआ, अगले दिन गुड्स मंगाने के लिए मेरे पास पूंजी बचा ही नहीं। जब पूंजी गुड्स मंगाएंगे, मान लीजिए आप पूरे दिन आप सामान ट्रांजैक्शन बेचे हैं, सेल किए हैं, अब जो गुड्स खत्म हो गया उस गुड्स को तो मंगाना पड़ेगा आपको ना होलसेल से, फिर तब तो आप बेचेंगे। लेकिन आप क्या किए, उस पैसा को निकाल करके खर्च कर लिए। यदि आप कभी भी अकाउंटेंट बनते हैं तो मालिक यदि आपसे पैसा मांगे तो कभी नहीं देना है उसको पैसा। उससे कहिएगा पहले हमको इतना सामान खत्म हो गया है, इतना हमको मंगा कर दीजिए, या हम इस सामान को मंगाएंगे और तब बचेगा तब आप लीजिएगा, अगर नहीं बचेगा तो नहीं देना है। क्योंकि आपको तो बिजनेस चलाना है ना, बिजनेस को ग्रो करना है। तो यहां तक देखें, अब देखिएगा, यही हिंदी में कहता है, यह अवधारणा मानती है कि लेखांकन उद्देश्य के लिए व्यापार, उद्यम और मालिक और उसके मालिक दो अलग अलग स्वतंत्र संस्थाएं हैं। मालिक अलग है, बिजनेस अलग है, दोनों स्वतंत्र रूप से अलग है। कोई किसी का बंधन में बंधा हुआ नहीं है, ना मालिक बंधा हुआ है बिजनेस से और ना ही बिजनेस बंधा हुआ है मालिक से। दोनों अपना अपना काम कर रहा है, अलग अलग है बिल्कुल। इस प्रकार अपने मालिक के व्यापार और व्यक्तिगत लेन देन अलग अलग होते हैं। मालिक का लेन देन अलग होगा, मालिक जो भी कैपिटल आपको देगा एज ए लायबिलिटी के रूप में आपको ट्रेड करना है, लिखना है उसे अकाउंट के रूप में। उदाहरण के लिए जब मालिक व्यवसाय में पैसा निवेश करता है तो उसे मालिक को व्यवसाय की देयता के रूप में दर्ज किया जाता है, मींस लायबिलिटी। इसी प्रकार जब मालिक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यवसाय से नकद या सामान, नकद कैश, सामान हो गया गुड्स, से दूर ले जाता है तो इसे व्यावसायिक व्यय के रूप में नहीं माना जाएगा। यानी कि मालिक जब भी लेता है तो व्यवसाय के खर्चा के लिए हम नहीं मानेंगे। अब ये नहीं कि मालिक आया 5,000 रुपये चल गया भोज खाने के लिए, तो भोज मालिक खाया, बिजनेस नहीं खाया है, तो बिजनेस का खर्चा नहीं है वो किसका खर्चा है, मालिक का खर्चा है, ऑनर का खर्चा है। आगे देखते हैं, तो इसे व्यावसायिक व्यय के रूप में नहीं माना जाएगा। इस प्रकार लेखांकन रिकॉर्ड व्यापार इकाई के दृष्टिकोण से खातों की किताबों में किए जाते हैं, न कि व्यवसाय के मालिक के पास। यह अवधारणा लेखांकन का आधार बनाती है। यह अवधारणा जो है लेखांकन का आधार बनाता है। यानी कि सबसे पहला जब आप अकाउंटिंग करेंगे, जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो मालिक आपको कैपिटल देगा ही देगा, फिर जरूरत पड़ने पर वो कैपिटल ले भी लेगा। मान लीजिए 2 लाख रुपये आपको बिजनेस चलाने के लिए दिया है, 1 महीना बाद वो यदि 50,000 रुपये से ले लेता है आपसे, तो वो कैपिटल आज दिया 2 लाख रुपए, यदि 2 महीना बाद पूछेगा
कि हमारा पूंजी बिजनेस में कितना लगा हुआ है, तो बिजनेस उस समय उसका लगा हुआ होगा मात्र 1.5 लाख रुपए, क्योंकि वो 50,000 क्या किया, वो बिजनेस से निकाल चुका है। जैसे आप बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने जाते हैं, आज 2 लाख जमा कर दिए और कभी बीच में 50,000 का फोन पे से ट्रांजैक्शन कर लिए, और तब कहिएगा बैंक में पूछेगा कि मैनेजर साहब मेरा पैसा कितना बचा हुआ है, तो कहेगा 1.5 लाख। कहेगा तो हम तो कभी लिया ही नहीं पैसा। यही ये कहता है बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट, कि आप जो लिए उसमें से उसको कैपिटल से माइनस कर देना है। हमेशा कैपिटल से क्या कर रहा है, पूंजी से माइनस करते जाना है कि आप हमको कैपिटल इतना ही दिए हैं पैसा। आगे है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, अवधि की अवधारणा। पीरियोडिसिटी होता है अवधि, किस अवधि में क्या काम किया गया है। आइए देखते हैं। ऑल द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द assumption that profit on these transaction are to be extended for the specified period। हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं बुक्स अकाउंट में लिखेंगे ट्रांजैक्शन, उसे एक पीरियड अवधि बनाएंगे। 1 महीने का ट्रांजैक्शन, 1 साल का ट्रांजैक्शन, 6 महीने का ट्रांजैक्शन, 1 सप्ताह का ट्रांजैक्शन। आप सबका रिपोर्ट अलग अलग निकालेंगे, उस अवधि में अलग अलग लिखेंगे। शोरगुल क्या हो रहा है? उस अवधि में सब क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, कल दुकान में आप ट्रांजैक्शन किए, दुकान में आप चाय मंगवाते हैं बराबर, कल आप चाय उधार मंगवाए। कल क्या किया आप, उधार मंगवाए। तो खर्च कब हुआ, कल हुआ कि आज हुआ, कल ही हुआ। और मान लीजिए वो चाय वाला पैसा लेने आज आया है, या उसको पैसा हम आज दे रहे हैं, तो हम आज जो खर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए चाय के लिए, तो वो चाय के लिए खर्च जो कर रहे हैं, तो वो किस अवधि का खर्च हो रहा है, कल के डेट का ट्रांजैक्शन में खर्च हो रहा है। खर्च हो रहा है कब का, कल का, वो कल के अवधि का है, कल के पीरियड का है, लेकिन खर्च हम आज कर रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन लिखाएगा कल में और डेट लिखाएगा आज में, क्योंकि आज जो आप 50 रुपए कर रहे हैं, तो आज कमाए 50 रुपए तब तो आज दे रहे हैं ना। यदि कल पैसा आपके पास से 50 रुपए रहता, तो कल ही अपना कदम दे देते, उधार तो नहीं लेते। कल आपके पास पैसा था नहीं, आप खर्च कल कर लिए और पेड आज कर रहे हैं, आज आप रुपये कमाए। यदि आप उस ट्रांजैक्शन को कल के अवधि में न लिखेंगे, ट्रांजैक्शन होगा बैक में और लिखाएगा टुडे में। आप जिस दिन उसको खर्च कर रहे हैं, क्योंकि आज आप 1000 रुपये कमाए हैं, तो 50 रुपये उसी में से माइनस कर रहे हैं। तो ये कहता है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, अवधि की अवधारणा, कि जो ट्रांजैक्शन जब किए। अब जैसे मान लीजिए कोई हमारे यहाँ स्टाफ है, पिछले महीना में सैलरी उसको नहीं दी है, इस महीना सैलरी दे रहे हैं, पिछले महीना नहीं दिए, कुछ कारण हो सकता है, मेरे पास पैसा नहीं हो सकता है, या पैसा भी होगा तो उस पैसा से हम क्या किया, गुड्स मंगवा लिए बेचने के लिए। गुड्स बेचेंगे तब तो प्रॉफिट होगा हमें, और तब तो उसको सैलरी देंगे ना। तो आप खर्च कर रहे हैं पिछले महीना के लिए, लेकिन कमाए इस महीना आप हैं। पैसा कहाँ से दे रहे हैं, इस महीने से दे रहे हैं, और दे किसके लिए रहे हैं, पिछले महीने के लिए दे रहे हैं। तो वो ट्रांजैक्शन लिखाएगा पिछले महीने में, डेट पड़ेगा करंट मंथ का, या करंट डेट पड़ेगा। तो ये पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहता है, और इससे हम लोग एक अवधि में बांट करके काम करते हैं। बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को लास्ट करता है। ये इसका 1 ईयर का पीरियड हो गया, 1 साल का। अब बैंक में 3 मंथ का पीरियड होता है, हर 3 मंथ पे उसका हिसाब कैलकुलेट किया जाता है, और मार्च क्लोजिंग में जो पिछले 3 महीना हिसाब किया गया सो मिला करके, और लास्ट 3 मंथ का हिसाब करके मार्च क्लोजिंग में उसको एक बार में कंप्लीट करके और फाइनल रिपोर्ट तैयार किया जाता है।
लेकिन होता है 3 महीना पर ही चक्रवृद्धि ब्याज चलता है। CI कंपाउंड इंटरेस्ट तो वो 3 महीने का होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट 3 मंथ का होता है वो, क्योंकि 3 महीने में उसका जो भी बकाया सबको इंटरेस्ट को जोड़ करके मूलधन में ऐड कर देता है। तो जब तक हिसाब नहीं किया तो कैसे पता चलेगा किसके कितना बकाया है मूलधन और इंटरेस्ट। तो इस चीज को आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पीरियडिसिटी कंसेप्ट के माध्यम से कहता है कि आप जब जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसी ट्रांजैक्शन को डेट लिखना है बैक में और ट्रांजैक्शन लिखना है आज के डेट में। पीरियडिसिटी कंसेप्ट आगे देखते थोड़ा सा क्या कह रहा है ये। आगे कह रहा है Thus, this concept required that a balance sheet and profit and loss account should be prepared at regular intervals. अब देखिए, एक अंतर पर, एक समय के अंतर पर इसे रेगुलर प्रिपेयर करना है, हमेशा इसको लिखते रहना है। अकाउंटिंग जो लिखते हैं इससे बेनिफिट क्या होता है कि जैसे आपको बताए थे पिछले क्लास में भी, यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आप हर साल उसका रिजल्ट का इंतजार करते हैं। फाइनल एग्जाम में आपको क्या रिजल्ट मिला, आप अगले साल उससे और बेटर करना चाहते हैं। या आप टेस्ट एग्जाम देते हैं तो जो रिजल्ट आपको अभी मिला है आप उससे और बेटर करना चाहते हैं। तो इसीलिए आप हमेशा रिजल्ट की प्रतीक्षा करते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। बिजनेस अकाउंटिंग में भी वही है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आप इसे एक लगातार अंतर के साथ इसको हम लोग रिकॉर्ड को प्रिपेयर करते रहेंगे ताकि हमेशा हमें बिजनेस में प्रॉफिट लॉस का पता चल सके। अब कहता है दिस द नेसेसरी फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, asserting फाइनेंशियल पोजीशन, टैक्स कंपोजिशन etc। यानी कि हम लोग इसका प्रयोग करके हर 3 महीने पर हम टैक्स निकाल कैलकुलेशन कर सकते हैं। हर 3 महीने पर या फिर जो भी आप पीरियड बनाते हैं या फिर जो भी आपके हिसाब से बिजनेस का ग्रो करने के लिए आपको क्राइटेरिया है, 3 मंथ में, 2 मंथ में, 1 मंथ में, वीकली, देखिएगा। तो पीरियडिसिटी कंसेप्ट कहता है सभी लेन देन इस धारणा पर खातों की किताबों में दर्ज किए गए हैं कि इन लेन देन पर लाभ निर्दिष्ट अवधि के लिए निर्धारित किया जाना है। इसे लेखांकन अवधि अवधारणा के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार इस अवधारणा की आवश्यकता है कि नियमित अंतराल पर, एक नियमित अंतर पर बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता तैयार किया जाना चाहिए। यानी कि आपको फिक्स कर लेना है। बिजनेस का पीरियड होता है 1 ईयर का, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पीरियड होता है। तो आपको पूरे 1 साल में इसका प्रॉफिट नहीं निकालना है। यदि मान लीजिए आप इस साल बिजनेस चला रहे हैं और आप प्रॉफिट या लॉस या जो भी बैलेंस शीट बनाते हैं वो साल के लास्ट में जब बनाते हैं तो बिजनेस में कब नुकसान लगा, कब प्रॉफिट में रहे, कब नुकसान कितना लगा, ये आपके नॉलेज में नहीं रहेगा। यदि आपके नॉलेज में नहीं रहेगा और तब लास्ट में जाकर हिसाब करते हैं तो सोचते हैं ओह इतना नुकसान हो गया। यदि आप उससे किसी एक अंतर पर बना लेते हैं, आप अपने हिसाब से 1 महीने के लिए बना लीजिए कि हमको हर महीने देखना है कि इस महीने में प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। अगले महीने में या 3 महीने के लिए आप बना लीजिए कि कितना कैसे प्रॉफिट हुआ। यदि आपको 3 महीने के अंदर नुकसान लगा तो आप अगले आने वाले 3 महीने में आप सुधार करने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपको उसमें भी थोड़ा सुधार हुआ, मान लीजिए इस महीने में 30,000 का नुकसान हुआ लेकिन अगले 3 महीने में मात्र 15,000 का नुकसान हुआ, तो वो आप कैसे देखें? पिछले 3 महीने के हिसाब से आप आगे बढ़े, सुधार करने की कोशिश किए, क्वांटिटी सेल बढ़ाने की कोशिश किए, सर्विस प्रोवाइड अच्छे करने लगे तो आपका सेल वहां पर थोड़ा क्या हुआ, बढ़ गया। तो अगले 3 महीने में क्या हुआ
कि आपका बिजनेस का ग्रो हो गया। यदि आप वो नहीं करते कि इस महीना में 30,000 का नुकसान हुआ, तो आप उसी रूल्स पर, उसी प्रिंसिपल पर आप चलते रहते अगले 3 महीना भी, और एक ही बार 6 महीना बाद आप हिसाब करते, तो जो पिछले 3 महीना में नुकसान हो रहा था वो नुकसान कंटिन्यू बढ़ते रहता है, क्योंकि आपको उसको नॉलेज में रहता नहीं कि नुकसान कहाँ हो रहा है, किस गुड्स पे नुकसान हो रहा है, कौन सा गुड्स मेरा दुकान में रखा हुआ बिक नहीं रहा है, जो गुड्स नहीं बिक रहा है उस पर कुछ तो उपाय करना होगा। ये मेरा गुड्स कैसे बिके, उस गुड्स को बेचना है। अब जैसे मॉल में जाते हैं, गर्मी का मौसम है, कहता है बाय 1 get 1 टी शर्ट, एक टी शर्ट खरीदो, एक टी शर्ट फ्री मिलता है। तो वो क्या किया, उसका गुड्स वो बिक नहीं रहा था, इसलिए उस पर क्या किया, वो ऑफर निकाल दिया, बाय 1 गुड्स 1, सॉरी बाय 1 get 1। अब बाय 1 get 1 कैसे होता है, तो हम लोग इस ट्रांजैक्शन में लैब क्लास में मैन्युफैक्चरिंग एंट्री जब सिखाएंगे आपको, गुड्स मैन्युफैक्चर करना एज ए फैक्ट्री, आपको जहाँ ट्रांजैक्शन सिखाया जाएगा। बिजनेस स्टार्ट करने से कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाता है, बिजनेस को कैसे चलाया जाता है, लेकिन आप इसका ट्रांजैक्शन करेंगे सॉफ्टवेयर पर, सॉफ्टवेयर पर करेंगे तो आप ये सीखेंगे कि उसको कैसे ट्रांजैक्शन लिखना है। लेकिन आप इतना ही नहीं, यहाँ पर सीखेंगे एक फैक्ट्री जब गुड्स तैयार करता है, मैन्युफैक्चर करता है, तो उस मैन्युफैक्चर करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ कॉस्ट मैनेजमेंट का वर्क करना होता है फैक्ट्री में। इसके लिए बड़े बड़े फैक्ट्री में जो MBA करके जाते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट का कोर्स करके जाते हैं, उनको 1,00,000 2,00,000 का महीना सैलरी दिया जाता है। लेकिन आप उस चीज को यहाँ पर सीख पाएंगे कि कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाता है। जब आपको मैन्युफैक्चर एंट्री सिखाएंगे तो बाय 1 get 1 कैसे बनता है और कैसे वो आपको फ्री में दे देता है, इस चीज को देखेंगे। फ्री में तो एक एयर भी नहीं मिलता है, हवा भी फ्री में नहीं मिलता है। एक हवा लेने के लिए दूसरा हवा नाक से छोड़ना पड़ता है, जैसे खींचे, फिर दूसरा लेना तो फिर खींच नहीं सकते हैं, पहले छोड़ेंगे तब दोबारा लेंगे दूसरा। मरने के बाद जो कब्र में मिट्टी मिलता है वो भी फ्री में नहीं मिलता है, उसका भी अमाउंट लगता है। तो आपको एक टी शर्ट पे टी शर्ट फ्री कैसे दे देगा? तो वो टी शर्ट आपको एक पर एक फ्री भी दे रहा है और वो प्रॉफिट भी कमा रहा है। उसके मॉल में जो 50 स्टाफ एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको सैलरी कहाँ से देगा? जमीन बेच कर देगा। वो प्रॉफिट भी कमा लिया, बाय 1 get 1 लगा भी दिया और वो अपने स्टाफ को सैलरी भी दिया, साथ में अपना प्रॉफिट भी बचा लिया। तो इस तरह का बिजनेस कैसे किया जाता है, आपको बिजनेस का एक एक पॉइंट सिखाया जाएगा। हाइड्रोजन से बिजनेस नहीं चलता है। तो अभी जो है सो बढ़िया से सीखिएगा तो आगे चल के आपको प्रॉफिट मिल सकता है भविष्य में। अभी हाइड्रोजन नाइट्रोजन कीजिएगा तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से शरीर चलता है, बिजनेस नहीं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया, यहां तक देख लिए। आगे है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, सतत चालू की अवधारणा। अब पहले तो आप ये देखिए, कॉन्सेप्ट कह रहा था कि मालिक और बिजनेस क्या है, दोनों स्वतंत्र रूप से अलग अलग है। मालिक जो भी ट्रांजैक्शन किया वो अलग लिखाएगा, बिजनेस जो ट्रांजैक्शन किया वो अलग लिखाएगा। इसके बाद देखिए वो लिखने का तरीका बता रहा है कि हमें एक समय के अंतराल पर प्रॉफिट लॉस निकालते रहना चाहिए हमेशा। जैसे बैंक में 3 महीने पर निकालता है, अब इस 3 महीने में वो निकाला, अब जिसको वो लोन प्रोवाइड किया, किसी किसान को लोन दिया, किसी दुकान वाले को लोन दिया, अब वो लोन चुकता समय से कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
तो जब तक वो पूरे फाइनल अकाउंट को नहीं देखेगा 3 महीने पर या 4 महीने पर या जो भी उसका अवधारणा है नहीं देखा, उसको कैसे पता चलेगा? यदि पता नहीं चलेगा तो वो पैसा क्या उसके यहाँ रखा हुआ रह गया, साल के अंत में क्या हुआ, उसको नुकसान शो करेगा, लॉस शो करेगा। इसीलिए वो 3 महीने का एक पीरियड बनाता है, 3 महीने का हिसाब बनाता है और 3 महीने का देख करके अब जहाँ जो बचा हुआ उस पर रिकवरी के लिए जो भी उसका रूल्स अपना है वो रूल्स सबको अपनाता है कि हम पैसा रिकवरी कैसे हो जाए। तो यहाँ पर देख लिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, पीरियडिसिटी कंसेप्ट की समय के अवधारणा के साथ, अंतराल के साथ हमें ये काम करते रहना चाहिए। आज इस क्लास में ही तक देखे हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है सो अगले क्लास में देखेंगे।